शरारती ससुराल वाले। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कैसा हो अगर अपने ही घर में कोई बड़ा बुजुर्ग अचानक से रंगीन मिजाज का हो जाए। जी हाँ, बड़ी ही शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। शर्म से मुंह छिपाते घूमना पड़ेगा। राघव वर्मा की उम्र तकरीबन 60 साल की थी। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अब वो अपना अधिकतर समय दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जुलने में बिताया करते थे। वैसे तो अभी तक उनकी छवि बड़ी ही साफ सुथरी रही थी, लेकिन न जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से उनके रंग ढंग कुछ बदले हुए से नजर आ रहे थे, जिससे उनका इकलौता बेटा ऋषभ भी काफ़ी परेशान था। अरे हटिए ना जीजा जी, आप ना बड़े मस्तीखोर हो गए हैं आजकल। क्या बात है, इतनी शरारत तो आपको जवानी में भी कभी नहीं सूझती थी जितनी आजकल सूझ रही है। अरे भाई, बूढ़ा इंसान सिर्फ शरीर से होता है, मन थोड़ी ना बूढ़ा होता है। मन तो हमेशा जवान ही रहता है। और जब मेरे जैसे बूढ़े की तुम्हारे जैसी साली होगी तो बुढ़ापा नज़दीक आएगा भी कैसे। ठीक कहा ना? अरे हटिए जीजा जी, आप लगता है दीदी से अब आपकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। अरे कर दो भाई अपनी दीदी से तुम शिकायत। तुम्हारी दीदी से हम डरते थोड़ी ना। और तुम्हारी दीदी को किस बात की कमी रखे हुए हैं जो उसे मुझसे शिकायत होगी? देखो भाई, हम तो 60 साल की उम्र तक अपने गृहस्थ जीवन का पालन करने के बाद रिटायर हो गए। अब ये 60 के बाद वाली उम्र तो मेरी अपनी है। इसे मैं जैसे चाहे जिसके साथ चाहूँ उसके साथ बिताऊँ। तुम्हारी दीदी को इसमें ऐतराज़ क्यों होने लगा? अच्छा सुनो, ये देखो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। तुम पहन कर देखो, तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, मुझे आपका कोई तोहफा नहीं चाहिए, शर्म आती है हमें। अरे भाई, इसमें शर्म की क्या बात है? अच्छा लाओ अपना हाथ दिखाओ, मैं खुद ही पहना देता हूँ। अरे ये घड़ी तुम्हारे हाथ में बहुत जचेगी, मैं बता रहा हूँ ना। ड्राइंग रूम में बैठे पिता राघव और मौसी जानकी की हंसी मजाक और ठिठोली की आवाज़ मानस के कान में भी पड़ रही थी। उन दोनों की आवाज़ से जैसे उसके दिमाग पर हथौड़े लग रहे थे। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है पिताजी ने। शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसा व्यवहार करते हुए। ना तो उन्हें माँ का लिहाज है, ना ही बेटे बहू का। इतना ही नहीं, घर में एक पोता भी है, और किसी का ना सही कम से कम उसका ही ख्याल कर लेते। राघव की पत्नी उषा की एक ही बहन थी जिसका नाम था जानकी। उषा और जानकी के माता पिता नहीं थे, इसलिए जब बरसों पहले जानकी का तलाक हुआ तो उसने बहन उषा के घर के पास ही अपना घर भी ले लिया, क्योंकि मायके के नाम पर उसके पास बस अपनी बड़ी बहन उषा ही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पास में ही होने के कारण मौसी जानकी का घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। यूं तो जानकी हमेशा से ही घर में आती जाती रही, लेकिन पिछले कुछ दिन से ऋषभ को जानकी मौसी और पिताजी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माँ, मौसी को कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे उनसे बोलिए ना कि यहाँ आती है तो आपसे बात किया करे। पापा के साथ ही करने की क्या ज़रूरत है? अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए ना। 20 साल के लड़के लड़कियों की तरह चुहलबाजी करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। और माँ, अब क्या सब कुछ देखकर आंखों पर पट्टी बांधी हुई हो? अब मैं अपने मुंह से कहूँगा तभी आपको समझ में आएगा क्या? ये आपकी आंखों के सामने क्या चल रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा? देख बेटा, तेरे बाबूजी ने जीवन भर परिवार की जिम्मेदारियां निभाई है। अपने किसी भी कर्तव्य में वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जितना उनसे हो सकता है वो परिवार के लिए कर ही रहे हैं। अपनी सारी पेंशन लाकर मेरे हाथ में थमा देते हैं। अब मैं किस मुंह से उनसे शिकायत करूं? वो तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ना। अब अपने सुकून और खुशी के लिए वो किसी से हंसते बोलते हैं तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? और बेटा, आदमी कोई घर में बंद कर तो नहीं रहते ना। ऐसी क्या जिम्मेदारियां निभा ली उन्होंने? पैसा ही तो देते थे ना। पैसे के बदले में ऐसे चरित्रहीनता दिखाएंगे क्या? दुनिया समाज में उनकी खुद तो कोई इज्जत बची नहीं। जो हमारी है उसे भी मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। और क्यों नहीं कह सकती हो? आप उनकी पत्नी हो। आपकी आंखों के सामने, मौसी के सामने बिछे जा रहे हैं। कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि पापा और मौसी के बीच में क्या चल रहा है। अभी आपके लिए आखिरी मौका है। या तो पापा से बात करके मामला सुलझा लो, नहीं तो फिर मैं रिश्तों की मर्यादा भूल जाऊंगा। ऋषभ पिछले 1 महीने से ये सब देख रहा था। वो चाहता तो था कि पिताजी के सामने बैठकर उनसे सारी बातें क्लियर करे, लेकिन उसके संस्कार बार बार उसे पिताजी से कुछ भी कहने से रोक देते थे। शाम का समय था। ऋषभ गुस्से में पैर पटकता हुआ घर में दाखिल होता है।
हद हो गई माँ, पानी सर से ऊपर चला गया है। आपको पता है मैं क्या देख कर आ रहा हूँ? पापा मौसी के साथ थिएटर में सिनेमा देख रहे थे। अरे अगर बुढ़ापे में इतनी ही जवानी फूट रही है तो आपके साथ फिल्म देखने जाए ना। ऐसे मौसी के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए उनको शर्म नहीं आती? देखो माँ, अब या तो आप पापा से बात कर लो, वरना मुझे पापा को समझाना पड़ेगा। और मुझे डर है कि कहीं उनसे बातचीत करते समय मैं भूल ना जाऊं कि वो मेरे पिता हैं। ऋषभ गुस्से में माँ पर चिल्ला ही रहा था, तभी पिता राघव घर में दाखिल होता है। क्या बात है पापा, आजकल आपके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। पहले तो हमेशा कॉटन की शर्ट और पैंट पहनते थे, आजकल तो जीन्स टी शर्ट पहनने लगे हो, महंगे परफ्यूम लगाते हो, हाथ में भी महंगी घड़ी पहनी हुई है। आपको देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि आपका मेरे जैसा बेटा भी होगा। क्यों भाई, मौज मस्ती पर क्या तुम जवान लोगों का ही अधिकार है? हम अच्छे कपड़े, जूते, घड़ी नहीं पहन सकते क्या? आज मैं फिल्म देखने गया था, तो क्या फिल्म में कुर्ता पजामा पहन कर देखने जाता? अरे प्रेजेंटेबल दिखना भी तो ज़रूरी है। और हाँ, ये परफ्यूम तो मुझे जानकी ने गिफ्ट किया है। मैंने तो मना भी किया था कि मैं परफ्यूम नहीं लगाता, लेकिन तेरी मौसी है एक नंबर की ज़िद्दी औरत, मानी ही नहीं। कहने लगी आपको मेरी कसम है, आपको लगाना ही पड़ेगा। अब उसने कसम दी थी तो क्या करता, मजबूरी में लगाना पड़ा। वैसे एक बात बताऊं, परफ्यूम लगाकर मुझे भी अच्छा बहुत लगा। मानना पड़ेगा, जानकी की पसंद है एकदम लाजवाब। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? हाँ, आप माँ की आंखों में धूल झोंक कर बाहर डेट करके आ रहे हो, और घूम भी किसके साथ रहे हो? मेरी ही मौसी के साथ। अरे इसमें आंखों में धूल झोंकने जैसी क्या बात है? तुम्हारी माँ पूछ लेती तो मैं बता देता कि मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। इसमें छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और तेरी मौसी क्या घर से बाहर निकलकर कभी अपनी ज़िंदगी के 2-4 पल सुकून से नहीं बिता सकती? देखो जानकी बस दोस्त है मेरी, अपनी सोच को ना थोड़ा साफ रखो, और आगे से ना मुझसे गलत बात करने की हिम्मत भी मत करना। पिता की बात सुनकर ऋषभ थोड़ा शांत हो जाता है। 2 दिन बाद डोरबेल बजती है तो ऋषभ देखता है सामने कुरियर बॉय एक पार्सल लेकर खड़ा है। सर, राघव वर्मा जी यहीं रहते हैं, उनके लिए जानकी वर्मा ने ये बुके भेजा है, आप उनको डिलीवर कर देंगे? क्या बुके? हाँ यहीं रहते हैं, तुम रख दो, मैं दे दूँगा। ऋषभ पैकिंग खोलकर देखता है तो उसके अंदर लाल गुलाब का एक बड़ा सा गुलदस्ता दिखाई देता है। फूलों के बीच में ही एक छोटा सा बॉक्स भी था। ऋषभ बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक अंगूठी रखी हुई थी। हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है पापा, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब तो मैं मौसी से ही बात करूंगा। ऋषभ सीधा पहुंच जाता है मौसी के घर। मौसी जी, मैंने आपको कभी अपनी माँ से कम नहीं समझा, लेकिन ये नहीं पता था कि आप एक दिन मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश करोगी। अरे अपनी बहन का घर तोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? कुछ तो लिहाज किया होता। जिस बहन ने जीवन भर माँ की तरह आपका ख्याल रखा, आज आप उसी के पति के साथ ये सब कर रही हैं। कैसी बात कर रहे हो ऋषभ? भूलो मत मैं कौन हूँ। हाँ, जानता हूँ आप कौन है। मेरे पिता की प्रेमिका है आप। मैं भूल गया, आपके साथ मेरा कोई और रिश्ता भी था। हाँ, अब ये दोस्ती वाला नाटक मत करिएगा मेरे सामने। पापा को गुलदस्ता भेजा था ना आपने अंगूठी के साथ, वो मैंने देख लिया है। कोई दोस्त या जीजा साली एक दूसरे को अंगूठी गिफ्ट नहीं करते। दूध पिता बच्चा नहीं हो जिसे आप लोग कुछ भी कहकर बहला लेंगे। ऋषभ के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनकर अचानक ही मौसी जानकी के अंदर वाले कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से राघव बाहर आता है। पापा, आप यहाँ? अच्छा, घर से तो आप ये कहकर निकले थे कि अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ मौसी के घर में बैठे हुए हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको? थू है आपके ऊपर। अब जब तुझे सब कुछ पता चल ही गया है तो कान खोल कर सुन ले बेटा। हाँ, ये बात सच है कि जानकी और मेरा रिश्ता है, और अब इस रिश्ते को मैं किसी से छुपाने वाला नहीं हूँ, सारी दुनिया के सामने स्वीकार करने वाला हूँ। बस बहुत जी लिया मैंने सबके लिए। अब मैं उषा को तलाक देकर जानकी से शादी करूँगा। पापा, आपको शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में लोग 4 धाम यात्रा करते हैं और आप यहाँ आशिकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरी शादी करने चले। सारे जमाने के सामने थू थू हो जाएगी हमारी। मजाक बनाकर रख दिया आपने। ऐसे बाप से तो बाप का ना होना ज्यादा बेहतर है।
अपनी माँ की जिंदगी मैं आपको खराब करने नहीं दूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी भर के सुनाने के बाद ऋषभ गुस्से में घर लौट आता है। घर आकर माँ देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा आपने। मौसी ने लाल फूलों का गुलदस्ता और अंगूठी भिजवाई थी पापा के लिए। जब मैं मौसी से सवाल पूछने के लिए उनके घर गया तो पता है मैंने वहाँ क्या देखा? आपके पतिदेव वहीं पर मौसी के घर में ही थे। घर पर बहाने बनाकर पूरा पूरा दिन मौसी के यहाँ बिता रहे हैं वो। अरे शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और जब मैंने उनसे सवाल पूछे तो पता है क्या जवाब दिया? कहते हैं मौसी से शादी करेंगे और आपको तलाक देंगे। बस यही सब देखना बाकी रह गया था। किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं है पापा को। अपनी बनी बनाई गृहस्थी में आग लगाने पर तुले हैं वो। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है मौसी ने पापा के ऊपर। मेरा दिल तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पापा ऐसी हरकत कर सकते हैं। तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। जिस तरह से तेरा मन मानने को तैयार नहीं है ना कि तेरे पापा ऐसी हरकत कर सकते हैं, तेरे पापा का मन भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अरे अपने संस्कारों के ऊपर पानी फिरते देखना इतना आसान थोड़ी ना होता है, लेकिन आंखों देखा सच कैसे झुठलाते बेचारे। अब कहना क्या चाहती हो माँ? पापा की गलती को मेरे सर मढ़कर क्या साबित करना चाहती हो? और मैंने ऐसा क्या किया जिससे उनके संस्कारों पर पानी फिर गया? बेटा अब ये नाटक तू ना करे तो ही बेहतर है। तेरे पापा ने अपनी आंखों से तुझे उस औरत के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए देखा है। और बेटा कहते हैं ना, ऐसी बातें तो आग की तरह फैलती हैं। 100 पर्दे डाल लो लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। जब घर आकर उन्होंने बहू से इस बारे में सवाल किया तो वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। जो आपने देखा है ना बाबूजी, वो सुनकर मुझे ज़रा सी भी हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो ये बात बहुत पहले से जानती हूँ। आपके सुपुत्र का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अरे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उन्हें, एक बार नहीं न जाने कितनी बार। ऑफिस से आकर घंटों तक वो फ़ोन पर बातें किया करते हैं। हर रविवार को दोस्तों से मिलने के बहाने उसी से मिलने जाते हैं। अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी के ऊपर लुटा रहे हैं। अरे बेटा, तो तू उसे रोकती क्यों नहीं? तूने समझाया नहीं कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग क्यों लगा रहा है? मैं क्या बताऊं बाबूजी, मैं तो समझा कर थक गई हूँ। जब मैं उनका विरोध करती हूँ या उन्हें कुछ भी कहती हूँ तो वो मुझे यही जवाब देते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का खर्चा उठा रहा हूँ ना, घर गृहस्थी में तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने दे रहा हूँ ना। घर के बाहर अपनी खुशी के लिए अगर मैं किसी के साथ थोड़ा समय बिता भी लेता हूँ तो उसमें मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अरे ऐसा कैसे बोलने का अधिकार नहीं है? तो पत्नी है उसकी, इतना दबने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। गलत का विरोध करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं क्या करूं माँ जी, अगर मैं कुछ भी करूंगी तो वो मुझसे हमारा रिश्ता तोड़ने की धमकी देते हैं। मैं अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं डालना चाहती, और पति गलत निकल गया तो क्या हुआ? सास ससुर तो अच्छे हैं, मैं तो आप लोगों की छत्र छाया में ही अपना जीवन बिता लूँगी। कम से कम मेरे बेटे को परिवार और दादी का प्यार तो मिलेगा। सबसे पहले तो अपने बेटे की गलती के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद हमारे संस्कारों में ही कुछ कमी रह गई होगी, जो इतनी अच्छी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न पत्नी घर में होने के बाद भी मेरा नालायक बेटा बाहर ऐसे कर्म कर रहा है। हो सके तो हमें माफ़ कर देना बहू। और अभी तू जवान है, अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है। इस घर में तू सास ससुर के नहीं, अपने पति के भरोसे ही रहेगी। भटके हुए को सही रास्ते पर लाना भी माता पिता का ही काम होता है। मैं चाहूँ तो आज के आज उसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ, पर मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो बेटों की करनी की सज़ा बहू को देते हैं। जिस दिन तू ब्याह कर इस घर में आई थी ना, उस दिन से तू भी मेरी बेटी ही बन गई। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार प्रयास करूँगा कि ऋषभ को अपनी गलती समझ में आ जाए और वो तुझसे आकर माफ़ी मांगे। बाहर किसी औरत के साथ संबंध रखना, घर में आकर पत्नी पर धौंस जमाना, अपने परिवार की फिक्र न करना, यह सब बड़ी सामान्य सी बात लगती है ना ऋषभ को। अब मैं उसे एहसास कराऊंगा कि जब पिता का बाहर किसी के साथ अफेयर चलता है तब परिवार, पत्नी और बच्चों पर क्या बीतती है। उसके बाद तेरे पापा, मैं और तेरी मौसी जानकी ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया। पिछले 1-1.5 महीने में तूने जो कुछ भी देखा, सुना, महसूस किया, वो सब हमने तुम्हें जानबूझकर दिखाया और सुनाया,
ताकि तुम्हें समझ में आए कि जब रिश्ता टूटता है तो कैसा महसूस होता है। जब अपनी माँ पर बात आई तो कैसे तड़प उठे ना तुम। जब पिता ने मौसी के साथ हंस हंस के बातें की, रिश्ता बनाने की कोशिश की, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तुम्हारे। समाज की चिंता होने लगी, मान सम्मान की चिंता होने लगी। और क्या कहा था तुमने? लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। जब तुम ये सब कर रहे थे तब तुम्हें समाज की याद नहीं आई थी, अपने बेटे की याद नहीं आई थी, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा तुमने कि तुम तो बाहर दूसरी औरत के साथ घूम रहे हो और घर में तुम्हारे माता पिता की सेवा करने वाली वो लड़की आखिर किसके भरोसे जिएगी। शर्म आनी चाहिए ऋषभ तुझे। अरे मुझे शर्म आती है कि तू मेरा बेटा है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा, जब खुद पर बीतती है तभी समझ में आता है कि चोट कितनी गहरी है। मैं पापा और मौसी से भी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन सबसे पहले आपकी बहू से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं उसी का हूँ। मैंने उसके विश्वास को चोट पहुँचाई है। मुझे माफ़ कर दो शालिनी, पता नहीं कैसे और कब मेरे कदम डगमगा गए। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि आखिर अपने बच्चे और इस घर को छोड़कर तुम जाओगी भी कहाँ। बस इसी गलतफहमी में रहकर मैं अपनी मर्यादा को भूल गया। शालिनी बेटा, ऋषभ को माफ़ करना ना करना तेरी ही इच्छा होगी। तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बेटा कि तू इस नालायक को माफ़ करे। और तुझे इस बात की फ़िक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि तू इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगी, क्योंकि तुझे इस घर को छोड़कर कभी भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने गलती की है वही घर छोड़कर जाएगा। मैं ऋषभ को माफ़ नहीं कर सकती बाबूजी, आप ही सोचकर बताइए। अगर ऋषभ की जगह ये गलती मैंने की होती तो ऋषभ, क्या आप मेरी गलती को माफ़ कर देते? नहीं ना, तो मुझसे भी माफ़ी की उम्मीद मत लगाइए। मैं माँ बाबूजी से उनका बेटा अलग करने का पाप अपने सर नहीं लेना चाहती। आप आराम से रहिए इस घर में, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। माँ बाबूजी ने मुझे अपनी बेटी कहा है और इस घर में मैं सिर्फ उनकी बेटी होने की हैसियत से रहूँगी, आपकी पत्नी होने की हैसियत से नहीं। ऋषभ अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा था, लेकिन कुछ जख्मों के घाव समय के साथ ही भरते हैं, उनकी कोई दवा नहीं होती। हो सकता है समय के साथ शालिनी ऋषभ को माफ़ भी कर दे, लेकिन अभी तो उसने ऋषभ से किनारा कर लिया था।